ये जिंदगी फेर चमक जाए, भगवती लाल सेन जी की रचना। कल हम इस पाठ की व्याख्या समझ चुके हैं। छत्तीसगढ़ी कविता है। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस पाठ की व्याख्या नहीं समझे हैं, वो समय निकाल करके इस वीडियो को देखिए, ताकि हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम लिख सकें, हम प्रश्नोत्तर बना सकें। ठीक है। आज हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर मीनिंग दिया है, इस मीनिंग को भी आप लोग एक बार पढ़ लें, ताकि आप व्याख्या लिख सकें, अर्थ आप लोग लिख सकें। ठीक है। तो ये मीनिंग है, इसको आप लोग पढ़ें अच्छे से। छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ हमको जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो प्रश्न 1 है, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, कल वीडियो आप लोग देखे हैं, व्याख्या समझे हैं। कोठी में धान छलक जाए मतलब यदि हमारे परिवार, समाज, देश में धन धान्य की अधिकता हो जाए, धन धान्य की पूर्णता हो जाए, तो वे जिंदगी में आनंद आ जाए। इस पंक्ति का साधारण सा अर्थ है। इसकी व्याख्या विस्तार आप लोग और कर सकते हैं कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे कोठी में धन धान्य की अधिकता नहीं हो सकती, और धन धान्य नहीं रहने से हमारे जीवन में खुशहाल नहीं आ सकता। तो जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने कोठी को धन धान्य से भरना होगा। ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, मुँह घुघुआ आसन फुलोवा झन ऐसा क्यों कहा गया है? तो मुँह घुघुआ आसन फुलोवा झन ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि घुघुआ के समान, घुघुआ मतलब क्या बताया था? उल्लू। यदि हम उल्लू के समान मुंह फुलाकर रहते हैं तो हमारे स्वयं का नुकसान है। हम किसी व्यक्ति से, समाज के लोगों से हम मिल नहीं सकते, बात नहीं कर पाएंगे, और हम अकेले ही पड़ जाएंगे। दुनिया में हम अकेला नहीं रह सकते, और अकेला अगर रहने का हम प्रयास करते हैं, मुंह फुला करके रहते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ठीक है। कल मैंने बताया था कि उल्लू जो है कभी किसी अन्य पक्षियों के साथ नहीं रहता, अकेला रहता है, मुंह फुलाकर रहता है। उल्लू जो है कपट का प्रतीक है। उसी प्रकार से यदि हम भी कपट भाव रख करके मुंह फुला करके रहते हैं तो हम अकेले पड़ जाएंगे इस दुनिया में, और हम दुनिया में आनंद से हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रश्न 3 है, सुनता से रहने से क्या लाभ होता है, लिखिए। तो सुनता का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में? देखिए, सुमति। तो सुमति रहने से हमारे देश का, समाज का, राष्ट्र का, और सबसे पहले स्वयं का, हमारे परिवार का कल्याण होता है। सुमति, सुमत के साथ रहने से ही, है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। तो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण सुनता के साथ, मतलब सुमति के साथ रहने से ही हो सकता है। ठीक। प्रश्न 4, बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए क्यों कहा गया है? तो बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि हमारा जीवन आनंदित हो सके, हम प्रसन्न हो सके। कोयल की आवाज़ को सुनने से हमें कैसे बहुत खुशी की एहसास होती है, सुख की अनुभूति होती है, हमें आनंद का एहसास होता है। उसी प्रकार से जब तक हम एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मीठा व्यवहार नहीं करेंगे, मीठे बोली नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ठीक है। तो इस जीवन की बगिया में हमें कोयल के समान कुहकना चाहिए, अर्थात मीठे बोल बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 5, गुंगवावत मया भबक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है? तो गुंगवावत मया भबक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा। तो जब तक हम खुलकर स्नेह प्रकट नहीं करेंगे, है ना, लोगों के साथ हम मिलेंगे नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में स्नेह, प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, बार बार बात करते हैं और मिलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में स्नेह,
प्रेम का संचार होता है और जीवन में आनंद आता है। ठीक है, और विस्तार कर सकते हैं, जैसे जो है गुंगवावत आग जो है धीरे धीरे सुलगते सुलगते वह भभक जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों से बार बार मिलते हैं, बात करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हमारी स्नेह प्रेम में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, प्रश्न 6, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है समझाइए। तो पसीने की तुलना अमृत से इसलिए किया गया है क्योंकि पसीना अमृत के समान होता है। ठीक है, इस दुनिया में मेहनत का ही कदर है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में हम आनंद से नहीं रह पाएंगे, हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। और लोगों की दृष्टि में अगर हमें अच्छा बने रहना है ना, हम चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बना रहे समाज में, हम के सब लोग जाने, परिवार के लोग, संसार के लोग हमें जाने, तो हम अपने कर्म से ही अपनी हम पहचान बना सकते हैं। दुनिया में लोगों को उनके कर्म के कारण ही लोग उनको पूछते हैं, उनका मान सम्मान होता है। इसलिए पसीने की तुलना अमृत से किया गया है। ठीक है, कर्म ही प्रधान है। प्रश्न 1, जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति भाव विस्तार कीजिए। तो जाना है दुनिया ले सबला मतलब इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसे इस संसार को छोड़ करके, इस संसार से विदा होकर उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि यह संसार ही क्षणभंगुर है। यह जो दुनिया है वह 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधियारी रात है, और अंत में इस दुनिया को छोड़कर हमको जाना है। यह जो शरीर है, यह जो काया है, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यह मिट्टी का जो काया है वो अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जब इस सच्चाई को हम जानते हैं कि इस दुनिया से हमें विदा होकर जाना ही है, इसलिए सबसे हमें प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मीठे बोल बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया से धन दौलत को नहीं ले जाता, केवल व्यवहार ही मनुष्य के साथ जाता है। भूइयां की पीड़ा से कवि का क्या आशय है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो भूइयां की पीड़ा से कवि का आशय है कि हमें इस भूइयां, इस धरती माता की दर्द को समझना है, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, है ना। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः। ठीक है, ये माता हमारी धरती माता है और हम उसके पुत्र हैं। धरती माता अपने पुत्रों के लिए, यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए कितना कष्ट सहती है, इसलिए इस धरती माता के कष्ट को हमें समझना है और अपने कर्म में हमें लगातार बने रहना है। इस धरती माता को खुशहाल बनाना है, इस धरती माता को हरा भरा करना है। ठीक है, मेहनतकश को दुनिया क्यों पसंद करती है। मेहनतकश को दुनिया इसलिए पसंद करती है क्योंकि अभी हम इससे रिलेटेड और प्रश्न पढ़े थे, क्योंकि मेहनत का ही इस दुनिया में मान सम्मान है। मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वालों के ही इस दुनिया में सम्मान होता है, और मेहनत से ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, हम उन्नति और विकास कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, काबर आगासला नापत हो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो काबर आकाश ला नापत मतलब तुम आसमान को क्यों नापते हो, बहुत दूर के बारे में क्यों सोचते हो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तुम जो भी काम कर रहे हो, छोटे से वह काम छोटा रहे या बड़ा रहे, उस काम को तुम मन लगा करके करो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तुमसे जो बन पड़ता है, तुम जो काम करते हो उसी को ही प्रेम से करो, श्रद्धा भाव से करो, तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बहुत दूर के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हमें करना चाहिए। जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत या असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि जिंदगी भर है रोना धोना मतलब जिंदगी में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, जीवन में ऊंचा नीचा आते ही रहता है, जीवन संघर्षमय है। ठीक है, तो सुख और दुख दोनों को हमें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। दुख के समय हमें निराश नहीं होना चाहिए और अच्छे समय का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि रोना धोना, सुख और दुख इस जिंदगी में
आते ही रहते हैं। इस कथन से हम सहमत हैं। ठीक है। भाषा के बारे में अगला प्रश्न है, तो पाठ में आए हुए छत्तीसगढ़ी की विभक्तियों एवं संबंध सूचक अवयवों को छांट कर लिखिए। तो विभक्ति आप लोग जानते हैं, विभक्ति कैसे करते हैं? विभक्ति जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में लगते हैं, जो क्रियापद के साथ संबंध बताते हैं, है ना, जो शब्द क्रियापद के साथ संबंध बताते हैं उसे ही विभक्ति कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति आप लोग को याद है। ठीक है। तो उदाहरण दिया है कि माँ, माँ और इसकी विभक्ति क्या है? में। ठीक है। तो माँ हम जैसे छत्तीसगढ़ी में इसको हम मैं उदाहरण बताऊं, खोंधरा माँ पक्षी रथे, है ना। खोंधरा माँ पक्षी रथे मतलब, खोंधरा माँ मतलब घोंसला में, उसका अर्थ क्या हुआ? उदाहरण दिया है में, तो माँ का अर्थ क्या हुआ? में। कस मतलब जैसा होता है, हम पढ़े पाठ में भी, चंदा कस, सुरुच कस, तो चंदा कस मतलब चंदा के समान। तो इस प्रकार की विभक्ति आपको और छांटना है। इस पाठ में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ी शब्द है ना, उसका क्रियापद के साथ संबंध कैसा होता है ये आप लिख सकते हैं। इस पाठ में बहुत सारी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि के आ गया, है ना, जैसे राम के बहिनी हरे, तो राम की बहिनी मतलब राम की बहन है, राम की बहन है। ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं इसमें जैसे कि ला बोल सकते हैं, ला, तो ला को कैसे बोल सकते हैं? राम ला रावण हा मारिस, छत्तीसगढ़ी में राम ला रावण हा मारिस। ठीक है। तो इसको हिंदी में कैसे? राम को, तो ला का अर्थ क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। इस प्रकार से आप और शब्द छांटिए, बहुत सारे पाठ में आए हैं, इन अविभक्ति उनके संबंध भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 है, चंदा अस मन सुरुज कस्तन में कौन सा अलंकार है? पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। तो चंदा अस मन और सुरुज कस्तन, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। तो मन की तुलना चंदा के साथ किया गया है, तन की तुलना सूर्य के साथ किया गया है। तो जहां पर तुलना किया जाता है, जब उपमेय में उपमान की तुलना किया जाए, वहां पर क्या अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जब एक शब्द की दूसरे शब्द के साथ, एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना किया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो याद रखेंगे, चंदा मन सूरज कस्तन में कौन सा अलंकार है? उपमा। और प्रश्न 3 है, देखिए, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन समाऊं। भजन है, जानते हैं हम लोग। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। ये भजन है, थोड़ा सा मुझसे स्थिर जब रहा है, आप लोग अच्छे गा सकते हैं। तो इसमें शांत रस है, शांत रस की कविता इस पाठ में, पंक्तियां इस पाठ में है, वैसे पूरे पद में शांत रस है। आप जहाँ शांत वैराग्य की भाव है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, इस प्रकार के जो भाव आए हैं, है ना, वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के आपके वहाँ आया है, जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथा जादू टोना, यहाँ भी शांत रस है। ठीक है। आप लिख सकते, बहुत सारे इसमें आए हैं जहाँ वैराग्य की भाव है ना, जहाँ अपने जीवन की नश्वरता का भाव है ना, वहाँ आप शांत रस लिख सकते हैं। और है, पूर्व में आपने अभिधा और लक्षणा शक्ति को पढ़ा एवं जाना है। मैं शब्द शक्ति पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़िए, उस वीडियो को देखिए एक बार। शब्द शक्ति में पूरे शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर व्यंजना का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि उदाहरण बताया भी था उस समय में, सुबह के 8 बज गए हैं, तो सुबह के 8 बज गए हैं, इसका अलग अलग जो व्यक्ति हैं, अलग अलग इनका अर्थ है। मान लो कोई विद्यालय जाने वाले व्यक्ति है, विद्यार्थी है, जिनका 8 बजे भी स्कूल लगता है विद्यालय, तो उनके लिए विद्यालय जाने का समय हो गया। ठीक है। कोई ड्यूटी जाता है तो उनकी ड्यूटी जाने का समय हो गया, और कोई कहीं कुछ दूसरे काम में जाता है तो उसके लिए उस काम को करने का समय हो गया। कोई गृहिणी इसको गृह कार्य से जोड़कर देखेगा। ठीक है।
पूजा पाठ करने वाले वो 8 बज गए तो 8 बजे पूजा करते तो को पुजारी उनके लिए अलग अर्थ हो सकता है। तो जब इस प्रकार के वाक्य जहाँ तो साधारण होता है लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है, इसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। इस अनुभाव को व्यंग्यार्थ कहते हैं। मैं शब्द शक्ति पढ़ा चुका हूँ, इसको आप लोग एक बार पढ़िए। और योग्यता विस्तार में है, देखिए इसको पढ़ लीजिए। फसल कटाई के दौरान कृषक की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। तो आप कृषक, सब लोग कृषक बालक हैं, बालिका हैं, आप सब जानते हैं फसल कटाई के दौरान कृषक की दिनचर्या कैसे होती है। तो फसल, सबसे पहले तो किसान जो है फसल काटने के समय सुबह से ही फसल काटने चले जाते हैं। फसल काटने के बाद फसल को अपने जो कोठार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जहाँ धान की मिंजाई करते हैं वहाँ फसल को लाते हैं, मिंजाई करते हैं। मिंजाई करने के बाद अन्न की कोठरी में सहेज करके रखते हैं पूरे साल भर के लिए। ये काम जो है लगातार चलते रहता है। तो ये कृषक की दिनचर्या है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। कृषि एवं कृषक जीवन से संबंधित कोई अन्य कविता का संकलन कीजिए। तो सभी लोग कविता लिखे। कविता की रचना प्रक्रिया कैसे की जाती है, कविता आप लोग पढ़िए। कविता में तुक मिलना चाहिए, है ना। उसको तो आप लोग कविता रचना कीजिए। कोई भी विषय पर कविता, यहाँ पर कृषि एवं कृषक जीवन से संबंधित बोल रहे हैं तो कृषि पर आधारित ही कविता आप लिख सकते हैं। 8-10 लाइन लिखने का प्रयास करें। और प्रश्न 3 रस के बारे में है। रस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे रस की हम चर्चा करेंगे, रस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को अच्छे से आप लोग पढ़िए। सभी प्रश्नोत्तर आपसे बनना चाहिए। और जो व्याख्या समझाया, व्याख्या को एक बार अच्छे से आप लोग समझिए ताकि संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और काव्य सौंदर्य हम लिख सकें। इस पूरे पाठ में काव्य सौंदर्य की बात आया तो शांत रस लिख सकते हैं। माधुर्य गुण है, प्रकृति समझ कविता है। माधुर्य गुण, शांत रस, प्रसाद गुण भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सरल अर्थों में कविता लिखा गया है। ठीक है। और उपमालंकार है। उपमालंकार अभी हम उदाहरण बताए हैं। अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सभी आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।